Namaste bachcho. Today I am going to teach you an interesting lesson, an interesting topic of class 7th geography portion, the water. This is familiar for you? Water is the driving force of all nature. If there is magic on this planet, it is contained in water. The important process occurring in our nature is with water. Our earth appears blue and green from the outer surface. Green because of its vegetation cover and blue because of its immense water bodies. The water bodies frame a sphere which is called hydrosphere. Water is constant in motion. आपको मैं जल पाठ पढ़ाऊंगी. जल एक ऐसा तत्व है जिसके बिना मैजिक प्रकृति में होता ही नहीं. मैजिक है जल. सारे प्राणियों को जीवित रहने के लिए जल चाहिए. We all needs water. No water, no life. Without water, we cannot accept for a healthy life. We all human beings need water. हमें सब के लिए पानी चाहिए. सारे प्रकृति में जितनी भी प्राणियां हैं, सारे प्राणियों को जीवित रहने के लिए पानी चाहिए. एक दिन हम बिना पानी पिए हम रह जाएंगे, लेकिन अगर हमें सालों साल तक जीवित रहना है इस प्रकृति में, तो हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए. तो पानी अमूल्य है, पानी रत्न है. तो मैं पानी के बारे में ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आपको पाठ की तरफ लेके जाऊंगी. वाटर. I already said to you, पानी जो है हमेशा मोशन में रहता है. Water is always in motion. पानी अपना रूप को भी बदलते रहता है. आपको पता है कि पानी का जो तीनों स्टेज, एक ही ऐसा तत्व है प्रकृति में जो तीनों स्टेज में रहता है. गैसियस फॉर्म में भी, सॉलिड फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी. तो अब ये पानी को समझने के लिए, वाटर को समझने के लिए आपके बुक में है बहुत सा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है. तो आप अपने घर में भी होड़ी बनाकर पानी में डालते हैं, नाव बनाकर पानी में खेलते हैं, पत्थर मारकर पानी में खेलते हैं. तो आपको ये पता होगा कि पानी में आप कितने तरह तरह के खेल खेलते हैं. बरसात के मौसम आते हैं तो आप खेलते हैं. मम्मी क्या करते हैं? गरम गरम पकोड़े बनाते हैं. तो पानी के साथ में हमारा जो नेचुरल लाइफ है वो बहुत ही लिंक्ड है, ब्यूटीफुली लिंक्ड है. मैं अभी आगे बताऊंगी कि आपको वाटर साइकिल क्या है, जल चक्र. वाटर साइकिल. Water is continuously circulating between the ocean, land and atmosphere. पानी जो है कंप्लीटली घूमते रहते हैं. जल जो है चक्र के जैसे ही घूमते रहते हैं. अब मैं आपको यहाँ पे वाटर साइकिल, सोर्सेस ऑफ वाटर, पॉन्ड, रिवर. दिस इज द रिवर, दिस इज द पॉन्ड एंड दिस इज द ओशंस. समुद्र है, सागर है, नदियाँ, तालाब, झरने, जो भी जल के जो सोर्सेस है वहाँ पे जल है. तो आई ऑलरेडी सेड टू यू, सन इज़ द वन एंड ओनली द सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी. अब हमें सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है. एकमात्र जो प्राकृतिक ऊर्जा की जो प्राकृतिक संपदा है हमारा, वह सूरज है. तो सूरज की किरणें जब इस जल पर पड़ती है, ये सारे पौधे पर भी पड़ती है. सूरज की किरणें जब इस पर, हमारे पृथ्वी पर, सागर के तट पर, समुद्र में, तालाब में और पेड़ पौधों में. आप सोचेंगे पेड़ पौधों में तो पानी नहीं है, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो भी पानी आपको रिलीज करते हैं. तो सूर्य की किरणें पड़ने पर क्या होते हैं? द सन ईट्स द वाटर. ये सन क्या है? वो पानी को गर्म करते हैं. तो जब द सन हीट्स द वाटर इवापोरेट. पानी क्या होता है? इवापोरेट हो जाता है. जितनी भी पानियाँ हैं वो क्या होगा? इवापोरेट. द वाटर इवापोरेट. द वाटर चेंजेस इनटू वेपर इज नोन एज इवापोरेशन. वाटर वेपर और प्योर वेपर. वेपर इज लाइट. अब ये हल्का है. जो वेपर है, जो वाष्पीकरण, इवापोरेशन का हिंदी है वाष्पीकरण. जब वाष्पीकरण हो जाता है, जो वाष्प क्या है? हल्का है. हल्का होने के कारण वो ऊपर को उठता है. वेपर इज लाइटर. तो राइस अप, वो ऊपर को उठते हैं तो ऊपर चला जाता है.
इट्स गो हाई। अब ये ऊपर जाने के बाद में कूल डाउन होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। तो कंडेंसेशन प्रोसेस होने का टाइम में ये जो बादल है वो कूल हो जाएगा, कंडेंसेशन। ओके, विद द हेल्प ऑफ हीट, सन के द्वारा वाटर हीट होता है। अब हीट होने का टाइम क्या होता है, इवापोरेट होता है। वाटर गेट इवापोरेट यानी इवापोरेशन, सॉरी इवापोरेशन। इवापोरेशन होने से क्या बनते हैं, वाटर वेपर, वाष्पीकरण होती है। वाष्पीकरण होने के जो परिणाम होता है वाष्प बनते हैं। अब वाष्प क्या है, ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। अब वाष्प उड़कर जब ठंडे हो जाते हैं, कूल हो जाता है, तो वो कंडेंसेशन की प्रोसेस में बादल बन जाता है। अब बादल बनने से क्या होगा, बादल बनने से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। हाँ, क्या गिरता है यहाँ पे, ये प्रोसेस को बोलेगा प्रेसिपिटेशन। वर्षण, हिंदी में कहेगा वर्षण। अब कंडेंसेशन का हिंदी है संघनन। ओके, अगेन पानी जब गर्म होता है, व्हेन वाटर गेट हीटेड, क्या होता है, इवापोरेशन प्रोसेस होता है। इवापोरेशन इन हिंदी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वाटर वेपर बनती है। वाटर वेपर राइस होता है, ऊपर को जाती है। तो ठंडे होने के टाइम में क्या होता है, ठंडे होकर कंडेंसेशन की प्रोसेस में क्लाउड बनती है। क्लाउड बनने के बाद में प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण होता है। बारिश के रूप में कहाँ कहाँ पे गिरते हैं, आपका लैंड में गिरेंगे, लैंड में सब जगह गिरेगा। वाटर बॉडीज में सारी जगह में वो पानी ऐसे स्नो, रेन और स्लीट, स्लीट यानी ओला, ओला के रूप में जो है ये जो पानी वो गिरता है। सिर्फ प्योर वाटर के रूप में नहीं गिरेगा, जहाँ पे आइस है वहाँ पे क्या स्नो के रूप में गिरेगा, ओला के रूप में गिरेगा, और वर्षा के रूप में ये पानी जो है रिटर्न सेम अर्थ पर आता है। अब ये एक ऐसा साइकिल है, कंटिन्यूसली चलते रहता है। आप सोचेंगे कि चलो अभी जो वाटर साइकिल है कंप्लीट हो गया, अब आगे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। ये जो वाटर का जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली होते रहता है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, अभी हो रहा है, पहले हुआ था, अब ये आगे भी जब तक हमारे पास में सोलार रहेगा ये आगे भी कंटिन्यूस होता रहेगा। तभी जो हमें जो है ये जो वाटर है हमें जो है सोर्सेस जो है हमें प्राप्त होता है। ओके, so now we will learn the major seas, lakes and rivers. America, look at the North America is Mississippi River. Then here is the Caspian Sea, Amazon River in South America. आप यहाँ पे आइए, अफ्रीका में आइए, नाइल रिवर, is it got clear for you? The largest river in the world, Nile River. Then Niger River, अफ्रीका में है, देखिए कांगो रिवर है आपका यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा कांगो रिवर। देन आप ऊपर आइए थोड़ा सा, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के जस्ट बगल में आप देखिए, ये आपको आगे बुक में भी मिलेगा, ब्लैक सी, दिख रहा है आपको ब्लैक सी यानी रेड सी। देन हियर मेडिटेरियन सी, लुक हियर मेडिटेरियन सी। इन बिटवीन दिस लोकेशन 3 seas are there, Caspian Sea, Black Sea, then Mediterranean Sea. Look here, Red Sea here, Red Sea. Okay, Honghe River in China. आप इंडिया में देखिए, आपका चाइना से होता हुआ गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. Okay, there are main 4 major oceans are there. The first one is the Pacific, you can say North Pacific and South Pacific. Second one is Atlantic, North Atlantic Ocean, then South Atlantic Ocean. Then look here, Arctic Ocean, in the North Pole, Arctic Ocean. Then the last one is Indian Ocean. Is it clear for you? आप देखेंगे आपके बुक में भी दिया गया है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कहाँ से गुजरा हुआ है, रिवर्स है आपको यहाँ पे देखिए, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सब है। ये मैप को थोड़ली आप पढ़ेंगे, आपको ये मैप बहुत काम आएगी फ्यूचर में भी. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी का वितरण, जल का वितरण किस प्रकार हमारे फुल अर्थ में है. तो सबसे पहले ओशन, ओशंस में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है? 97.3%. Then ice caps 2%, ground water 0.68%. इनमें
major distributions है. These all are the major distributions. The amount of ocean's water in our earth is 97.3%. Then ice caps 2% and groundwater is 0.68%. Now do the calculation. देखिए आप जोड़िए, आपको पता चलेगा कि आपका ये जो 99.70 पार कर चुका है. Maximum percentage of water is found in oceans, ice caps and underground water. Only 0.20% is found in land, sea and other atmosphere and other sources of water. अब देखेंगे कि ओशन में 97.3 वाटर है, आइस कैप में 2% है. अब अंडरग्राउंड में यानी भूमिगत जल, जिसको कहते हैं भूमिगत जल, वो आपका जो है 0.68%. बट देयर इज ए स्कैरसिटी इन वाटर. लेकिन फिर भी हमारे अर्थ में, प्लानट में क्या है कि हमारे अर्थ में, प्लानट में जो है ड्रिंकिंग वाटर यानी प्योर फ्रेश वाटर का कमी है. अब ये दोनों जो है आपका फ्रेश वाटर है. Fresh water. These ice caps and groundwater comes under the fresh water and this is the saline water. ये आपका saline water है. This saline water is not suitable for drinking. यह जो saline water है यानी जो नमकीन जल है, वह जो है आपके लिए, हमारे लिए वो पीने उपयुक्त नहीं है. क्लियर. अब बाकी जो I already said to you 0.20% ऑफ वाटर ही अदर सोर्सेस में हमें मिलता है. तो जितना हमारे पास में जो फ्रेश वाटर है, वो फ्रेश वाटर को हमें उसका जो है करेक्ट वे में हमें उसका उपयोग करना चाहिए. आपको पता होगा मार्च 22 वी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे ऑन मार्च 22. 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं. वाई वी सेलिब्रेट दिस वर्ल्ड वाटर डे? टू सेव द फ्रेश वाटर. हम ये जो है विश्व जल दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम जो फ्रेश वाटर, जो मीठा जल है, जो पीने योग्य जल है, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम या अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए क्या करती है, पूरा वर्ल्ड लेवल में 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं. नाउ लुक हियर, आपके सामने यह डेटा प्रस्तुत है. आपने देखा कि 97.3 ओशन वाटर है, देन 2% आइस कैप्स है, ग्राउंड वाटर 0.6 है, बट दैट इज ए स्कैरसिटी. लेकिन हमारे यहाँ पे पानी का स्कैरसिटी है. वो क्योंकि कंप्लीट जो ह्यूज अमाउंट है वो हमारा जो है सलाइन वाटर में चला गया है, वो नमकीन पानी के रूप में चला गया है. हम पढ़ेंगे व्हाट इज सलाइनिटी, हम बाद में पढ़ेंगे सलाइनिटी क्या है करके. इसीलिए जो हमारे जो पृथ्वी है उसमें यानी हमारे अर्थ में जो शुद्ध जल है, पीने योग्य जल की कमी है. आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थ है 71% इज वाटर. ग्रीन प्लानट बोलते हैं ना, तो 71% वाटर हमारे अर्थ में है. ओनली 29% इज लैंड. रिमेनिंग 71% इज कवर्ड विथ वाटर. क्लियर. नाउ I would like to clear about the saline or salinity. Okay, do you know the scientific formula for water? 2 atoms of hydrogen combined with 1 atom of oxygen is formed H2O or water. H2O. 2 atoms of hydrogen combined with 1 atom of oxygen is formed water. अब हमारे पास में हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिल जाने से क्या बनती है? पानी बनती है, यानी जल बनता है. ये आपको आपका साइंस टीचर आपको पानी के बारे में क्लियरली बताएंगे. आपको पता है कि पानी क्या है? कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, ये सब आप आपके साइंस में पढ़ेंगे. क्लियर. अब मैं आपको बता रही थी व्हाट इज सलाइनिटी. आपके नोट में है सलाइनिटी. means salinity is the amount of salt in gram present in 1000 grams of water. 1000, आपने 1000 अगर पानी को 1000 मीन्स लगभग 1 लीटर, 1 लीटर पानी में अगर कितना उसमें नमकीन है, सॉल्टनेस है, वो पता लगाता है. वैसी को कहते हैं सलाइनिटी. मीन्स सलाइनिटी इज द अमाउंट of salt in grams present in 1000 grams of water. अब every salinity क्या है? 35 grams. 35 grams of salt. 35 grams of salt per 1000
1000 grams of water. Again, salinity means the amount present in the salt in grams per 1000 grams of water. 1000 लीटर में मीन्स आपका पास में होगा कि एक बोतल पानी है या 1 लीटर का पानी है, आपने पानी भर दिया, उसमें जो सॉल्टनेस है, नमक की जो क्वालिटी है, नमक की जो गुणता उसमें जो घुली हुई है वह कितना है, वह पता लगाने के लिए कहते हैं उसे सलाइनिटी. तो एवरेज सलाइनिटी कितनी है? 35 पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर. मैंने आपको डेड सी के बारे में मैप में बताया था. I said to you later I will be explain about the Dead Sea. अब ये डेड सी क्या है बोलने तात्पर्य है कि डेड सी यानी मृत सागर. यहाँ का जो जल है, इस सागर का जो जल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सलाइनिटी या लवणता, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नमक उसमें घुला हुआ है. The Dead Sea has the lowest evaporation and is the lowest body of water on the surface of Earth. For several decades in mid-20th century, the standard value given for the surface level of the lake was some 1,300 feet below sea level. Dead Sea in Israel has salinity of 340 grams per liter of water. Swimmer can float in it because the increased salt content make it dense. The next topic is ocean circulation. The first one is waves, second one is tides, the third one is current. The water is always in motion. मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो पानी जो है हमेशा वो मोशन में रहता है, कभी भी वह स्थिर नहीं रहती है. तो किस प्रकार का 3 मोशन जो है मेनली होता है, और ये मेनली ओशन में होता है, समुद्र में ही होते हैं. आप सोचेंगे कि बोतल में पानी रखते हैं तो मोशन क्यों नहीं होता है. ये जो है मोस्टली जो है वो सी में ही होता है. मोस्टली नहीं, कम्प्लीटली ये तीनों जो मूवमेंट है वो सागर में होता है, समुद्र में होता है, यानी ओशन में ही होता है. तो सबसे फर्स्ट हम लेंगे कि वेव्स मीन्स आप हिंदी में तरंगे. जो आपने समुद्र के किनारे पे देखा होगा कि किस प्रकार का जो लहर जो उठती है, एक तरह का अब तरंग ऐसे ऐसे जो जाता है, उसी को कहते हैं वेव्स. अब यह तरंग कैसे बनती है? द फॉल एंड रेस ऑफ द वाटर इज नोन एज वेव्स. अब ये वेव्स के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है विंड. दिस विंड कॉजेस द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब अर्थ का जो या सी का ओशन का सरफेस में जो पानी है वो जो है आपका जो रेस एंड फॉल होता है वो विंड के वजह से होता है. जितनी फोर्स में हवा उस पर अपना एनर्जी डालेगा उतना ही फोर्स से वो लहर उठेगी और वो लहर नीचे होगी. तो राइज एंड फॉल जो होता है वो हवा के द्वारा ही होता है. ओके, व्हाट इज वेव्स? द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशंस और सी. In the vast ocean, wind can drive water from one side to other side. The wind push water towards the land, making rise and fall. This is the land. यहाँ आपका लैंड है, ये आपका सी है. जब हवाएं चलती है तो हवाएं क्या करती है? इस जो पानी को लैंड की तरफ में पुशअप करती है. जब पुश करते हैं तब जो है वेव्स उठते हैं. क्लियर? जब हवाएं, और जितनी हवाएं तेज चलते हैं जो लहरें यानी वेव्स तरंगे उतनी ही ऊंची उठेगी. जैसे आपको पता होगा कि 2004 में सुनामी आई थी. तो सुनामी आने के टाइम में जो लहरें उठी थी वो काफ़ी ऊंची उठी थी. 150 मीटर तक की लहरें ऊंची उठी थी. अब जब इतनी ऊंची जब लहरें उठती है तो वो किस कारण से होती है कि हवाओं की जो स्पीड है, जितनी स्पीड से हवाएं चलेगी लहरें उतनी ही ऊंची उठेगी. ऊंची उठने का तात्पर्य है कि हवाएं जो है धरती का तरफ में यानी लैंड का तरफ में पुश करते हैं, वही परिणाम स्वरूप वेव्स का जो है फॉर्मेशन होता है. Waves are the rise and fall of water on the surface of ocean. In a vast ocean, wind can drive water from one side to other. Winds push water towards land, making the water rise and fall. The rise is called the crest
and the fall is called trough. Enormous tidal waves, such as the tsunami, can be very destructive. They are caused by earthquake and volcanic eruption. वेव्स और टाइड्स यानी ज्वार भाटा और तरंगे में आपको कहीं डाउट्स आ सकता है तो वेव्स का फॉर्मेशन एयर के थ्रू यानी विंड के थ्रू हवा के माध्यम से होती है और जो टाइड्स है ज्वार भाटा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होती है। क्लियर? आपको आगे बताएंगे कि टाइड के बारे में। वेव्स लाइक दिस। अब ये जो उठी हुई पोर्शन है जो वेव्स का जो उठने को क्या बोलेगा? क्रस्ट। वेव्स की जो उठने की जो प्रकृति है उसे क्रस्ट कहते हैं। द रेस क्रस्ट और जो फॉल्स है वो है ट्रफ। ये टर्म्स ऑफ याद करेंगे। रेस वेव्स, क्रस्ट एंड फॉल वेव्स, टाइड्स यानी ज्वार भाटा। आपने सुना होगा कि ज्वार भाटा भी उतर रही है चढ़ रही है के लिए आपके नोन टर्म्स है हाई टाइड लो टाइड। दो तरह का टाइड्स होता है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स। अब little bit differences are there in the waves and the tides. The rhythmic rise and fall of ocean water twice a day is known as tides. जो रिदमिक होगा और ट्वाइस ए डे में होगा वह आपका टाइड्स रहेगा। अब कैसे होता है? मैंने आपको बताया कि वेव्स कैसे होता है, एयर के प्रेशर से यानी विंड के प्रेशर से, विंड के फोर्स से वेव्स क्रिएट होता है। लेकिन टाइड्स यानी ज्वार भाटा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है। अब आपका अर्थ है सन अप मून। ये जो सिचुएशन दो टाइम में होता है, एक फुल मून के टाइम में और यहाँ पे न्यू मून के टाइम में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइड। फर्स्ट वन इज नीप टाइड एंड द सेकेंड वन इज स्प्रिंग। नीप अर्थ, सन, मून। व्हेन दिस सिचुएशन फॉर्म, अब इस तरह का जो कंडीशन आता है, यहाँ आपका सन है, अर्थ अप मून। अर्थ और मून सन का जो 90 डिग्री का पोजीशन में होगा तब आपका नीप टाइड होगा। मून यहाँ अपने आप को ग्रेविटेशनल फोर्स से, मून जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसकी मून का ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स से सन भी अपने ओर खींचेगा। जब सन भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ को खींचती है, अर्थ का जो वाटर है ओशन का वाटर को खींचते हैं, और सेम पैटर्न मून भी ओशन वाटर को अपनी तरफ में खींचते हैं, तब निम्न ज्वार भाटा या नीप टाइड होगा। 90 डिग्री में अर्थ और मून और सन का जो लोकेशन होगा ऐसी परिस्थिति में नीप टाइड होगा यानी निम्न ज्वार भाटा। अब हम देखेंगे स्प्रिंग का क्या कंडीशन है। स्प्रिंग में कैसी स्थिति होती है? सन, हियर मून, अब हमारा अर्थ। इतने जब एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं, इन्हें स्ट्रेट लाइन, तब सन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा ओशन पर, मून अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा ओशन पे। जब सन का ग्रेविटेशनल फोर्स और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ में जो ओशन वाटर है वो बल्ज हो जाता है, इस और आने लगता है। जो ओशन का पानी है अपनी और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट होने पर जो सीन जो ज्वार भाटा क्रिएट होती है वो उसे कहेंगे स्प्रिंग। क्लियर? और ऐसी जो परिस्थितियाँ मोस्टली फुल मून और न्यू मून अमावस्या। आप लोगों ने अपने पूर्वजों से सुना होगा कि अमावस्या है भाई हाई टाइड है जाना नहीं, पूर्णिमा है हाई टाइड है जाना नहीं। उसके यह तात्पर्य होता है कि जब पूर्णिमा या अमावस्या के दिन इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है, सन भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। कंपैरेटिवली मून की तुलना में ग्रेविटेशनल फोर्स सन का कम है। सन भी अप्लाई करते हैं अपना ग्रेविटेशनल फोर्स को और मून भी अप्लाई करते हैं अपना ग्रेविटेशनल फोर्स को ओशन को अपनी ओर खींचने के लिए। ऐसी सिचुएशन में जो
रेस होता है टाइड, उसे हम कहेंगे स्प्रिंग टाइड। क्लियर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइड्स, वन इज द नीप टाइड यानी निम्न ज्वारभाटा, और ये है हाई टाइड यानी। द थर्ड मूवमेंट ऑफ ओशन इज ओशन करंट। आपकी बुक में मैप दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगी कैसे देखना है। Ocean currents. Regular streams of water moving in the oceans. They flow in a constant directions. These ocean currents are caused by the temperature of the ocean water, the prevailing winds, the shape of land masses, the rotation of the earth, the differences in the density of ocean water. There are two different types of currents, warm currents and cold currents. The warm currents originate from the equator region and flow towards the polar region. The cold current originate from the polar region and flow toward the equatorial region. दिस इज द अर्थ, इक्वेटर आपका 0 डिग्री, द सर्कल इज नॉट परफेक्ट। आपका इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा है। आप यहाँ से जो स्ट्रीम फ्लो होकर आएगा यह आपका वार्म स्ट्रीम या हॉट स्ट्रीम। इक्वेटर से पोल की तरफ में जो स्ट्रीम रन कर आते हैं, मार्च करते हैं, वह आपका होगा हॉट स्ट्रीम या वार्म स्ट्रीम। द स्ट्रीम विच मूव poles to equator, this moves from equator to poles, this hot stream, and this is cold. Hot stream move from equator to poles and cold stream moves from pole to equator. यहाँ आपको पता होगा कि मौसम ठंडा है, बर्फ़ है, यहाँ पे जो भी स्ट्रीम फॉर्म होगा वो कोल्ड फॉर्म होगा। अब इक्वेटर हॉट रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे ज़्यादा उष्ण होगा, गर्म होगा। अब यहाँ पे जो भी समुद्री तरंगे उत्पन्न होगी यानी जो भी करंट उत्पन्न होगा वो गर्म रहेगा, हॉट रहेगा। एंड दिस हॉट करंट मूव्स टुवर्ड्स द पोल्स एंड दिस कोल्ड करंट यानी जो कूल करंट मूव पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर। आपको मैप में दिखाऊंगी मैं, आप देखिए मैप। कोल्ड स्ट्रीम देखिए, गल्फ स्ट्रीम आपका हॉट स्ट्रीम है। आप ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा लैब्राडोर कोल्ड स्ट्रीम है। इसमें एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो यहाँ पर कोल्ड स्ट्रीम और हॉट स्ट्रीम जहाँ पर आके मिलते हैं, कोल्ड स्ट्रीम करंट और हॉट करंट जहाँ पर आके मिलते हैं, वहाँ पर मत्स्य पालन यानी मछली पकड़ने का काम ज़्यादा होता है और बढ़िया से होता है। क्यों? मछलियाँ ना ज़्यादा गर्म परिस्थिति को या सिचुएशन को वो टॉलरेट कर पाते हैं, ना ही ज़्यादा ठंडा सिचुएशन को वो टॉलरेट कर पाते हैं। तो मछलियाँ ठंड से बचने के लिए गर्मी की ओर चलते हैं और गर्मी से बचने के लिए ठंड की ओर आते हैं। जहाँ पे दोनों मिलते हैं, कोल्ड रीजन और हॉट रीजन मिलते हैं, वहाँ पर ज़्यादा फिशिंग का काम होता है। द एडवांटेजेस ऑफ टाइड्स, नेविगेशन, फिशिंग, देन ट्रेड। आप सोचेंगे कि ये इसमें ट्रेड क्या? तो जब हाई टाइड होती है तब पानी जो है आपके पोर्ट पर आ जाते हैं। पोर्ट पर आ जाने से जो शिप वगैरह है उन्हें बिड़ने के लिए कंफर्टेबल सिचुएशंस होता है, उन्हें कोई समस्याएं नहीं होती है, तब नेविगेशन का काम बहुत कंफर्टेबली होता है। जो बोट वगैरह आकर जेट्टी में मिलते हैं तो नेविगेशन के लिए हाई टाइड काम आती है। उसी तरह फिशिंग में भी जब फिशिंग होते हैं, जितने भी बड़े बड़े फिशर्स हैं, डीप सी में जो फिशर्स है वो सब फ्लो होकर सी शोर के पास आते हैं, तो फिशरमैन को उसको कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए इजी होता है और फिशिंग का काम भी कंफर्टेबली चलता है। ट्रेडिंग, जब शिप आते हैं, जब शिप वहाँ पर रुकते हैं पोर्ट पर, तो ट्रेड जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम में भी इजी हो जाता है। तो जो हाई टाइड है बहुत ही बेनिफिटेड है। और सेकेंड क्या है? टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी
प्रोड्यूस करते हैं। हमारे कंट्री में इतना डेवलप नहीं हुआ है यह टाइडल एनर्जी प्रोसीजर का, लेकिन फ्रांस, यूएसए, जापान ऐसी जगहों पर टाइडल एनर्जी का इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, बहुत ही ह्यूज मात्रा में टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि इंडिया में भी इसका बहुत से अभी जो है रिसर्च चल रहा है कि कैसे हम ये रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है टाइडल एनर्जी। फ्रांस, यूएसए, जापान ये टाइडल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं और वो डेवलप्ड एरिया है। तो आपको इस लेसन में सबसे मेनली ये होगा कि क्या आपका जो हमारा जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार है, इतना वाटर होने के बाद भी हमारे यहाँ पे स्कैरसिटी क्यों है। तो आपको पता होगा क्योंकि सलाइन वाटर जो है हमारे जो अर्थ में सबसे ज़्यादा, इसीलिए हमारे वाटर स्कैरसिटी है। फिर द मूवमेंट ऑफ वाटर, वेव्स, टाइड्स एंड स्ट्रीम करंट, इतने ही है आपको इसमें याद रखने के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताते बताते भूल गई थी कि 26 दिसंबर 2004 आपके बुक में दिया हुआ है ये डेटा। तो वेव्स के कारण, ह्यूज वेव्स के कारण सुनामी आया था। सुनामी आने के बाद हमारे जो सदर्न मोस्ट पार्ट है इंदिरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ। वहाँ सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली जो एनिमल्स है सारे लोग वहाँ पे मारे गए। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। दिसंबर 26, 2004 में आई हुई सुनामी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सदर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री इंदिरा पॉइंट में क्या सिचुएशंस हुआ था, कितना लॉस हुआ था, वो आपको पता होगा। आप इसके बारे में थोड़ा डेटा कलेक्ट करेंगे। सुनामी का जो अर्थक्वेक आया था वेस्टर्न सुमात्रा एपिसेंटर था, वो उसके रिलेटेड जितने भी एरियाज थे वहाँ सभी एरियाज में सुनामी का इफेक्ट हुआ। A tsunami is a series of waves generated when water in a lake or sea is rapidly displaced on a massive scale. Earthquakes, landslides, volcanic eruptions, and large meteorite impact has the potential to generate a tsunami. Its effect can be devastating. Tsunami has historically been referred to as tidal waves. On 26 December 2004, an earthquake with a magnitude of 09.3 ripped apart the sea floor of the coast of northwest Sumatra. Over 100 years of accumulated stress was released in the second biggest earthquake in history. It unleashed a devastating tsunami that traveled thousands of kilometers across the Indian Oceans, taking the lives of more than 2 lakhs people in the country as far apart as Indonesia, Maldives, Sri Lanka and Somalia. तो आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, थोड़ा थ्रिल वाला टॉपिक है, मैं आपको ये दे रही हूँ एस एन होम से असाइनमेंट। और ये वाटर के बारे में आप और थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको पता होगा कि आपने ज्वार बाटा ये वेव्स और टाइड्स, स्ट्रीम करंट के बारे में पढ़ा है, आपको अच्छा लगेगा और आप थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अब अपना घर में सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।